समझ आएगा। ओके, ठीक है। इंसॉल्वेंसी अकाउंट के अंदर फर्स्ट दो तरह के स्टेटमेंट बनेंगे या दो तरह के अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और एक बनेगा डेफिशिएंसी अकाउंट। मैं आज क्या करने वाला हूं, इन दोनों के फॉर्मेट बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर हम आगे और करेंगे इसको। तो सबसे पहले, वेरी गुड इवनिंग बिक्की, सबसे पहले हम यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट बनाना सीखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाया जाता है। स्टेटमेंट, अब ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से, ठीक है। और जब मैं बोलूं, प्रॉब्लम पूछूं, तब रिप्लाई करना। अभी सिर्फ सुनना है आपको अच्छे से। एक बार में समझने आने वाली चीज नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, थोड़ा मेरी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा आपको ये सारा जो मैं यहाँ लिखा रहा हूं उसको अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये चीजें अच्छे से आएगी। एक बार आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनना है अभी। ओके, ठीक। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनता है, तो देखिए कुछ इस तरीके से बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसके अंदर होते हैं टोटल 5 कॉलम। कितने होते हैं? 5 कॉलम। सबसे पहले एक छोटा सा कॉलम होता है, ये अमाउंट के लिए होता है। फिर उसके पास में एक लायबिलिटीज के लिए बड़ा सा कॉलम होता है, लायबिलिटीज के लिए बड़ा सा कॉलम होता है। फिर उसके पास में एक छोटा सा कॉलम होता है एक्सपेक्टेड रैंक का, ठीक है। और फिर होता है एक बड़ा सा कॉलम एसेट्स का और उसके अमाउंट का। ये कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये जो कॉलम होता है ये होता है ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटीज रुपीज में होती है यहां पर, ठीक है, अमाउंट में होती है। और यहां आती है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज एज स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड, स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड बाय द डेटर। डेटर के हिसाब से जो लायबिलिटीज है वो, क्योंकि डेटर ही ये पूरा स्टेटमेंट बना के कोर्ट में पेश करता है, फिर कोर्ट उसके बाद में किसी ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर को अपॉइंट करता है। तो पहले उसको डेटर को, जिसको इंसॉल्वेंट होना है, वो खुद सारी लायबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, उसको एक स्टेटमेंट के थ्रू जमा कराएगा। और उस स्टेटमेंट को बनाने का फॉर्मेट यहां दिया हुआ है, यही फॉर्मेट में बनाना होगा उसको। एक्सपेक्टेड रैंक अगला कॉलम है, यहां पर रैंक का कॉलम है। उसके बाद में एक कॉलम होगा एसेट्स, इधर लायबिलिटी का, इधर एसेट्स का। एज स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड बाय डेटर, जो एसेट्स डेटर ने एस्टिमेटेड करी है। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, ये लास्ट कॉलम। अभी आपको सारे कॉलम जो है ना, इनके नाम याद कर लेने हैं एक बार। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, अभी जो हमको ध्यान देना ना, 2 कॉलम पे देना है। एक देना हमको ये लायबिलिटी वाला और एक देना एसेट्स वाला। इस 2 कॉलम में मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, वो लिखनी है, बाकी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझा दूंगा मैं। लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज आएगी, एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आएगी, तो उसकी टोटल 8 लिस्ट है। कितनी लिस्ट है? 8। कितनी लिस्ट है? 8। 4 लिस्ट लायबिलिटीज में आएगी, फिर आगे की 4 लिस्ट एसेट्स में आएगी। वो जो 8 लिस्ट है उसका नाम है लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, लिस्ट ई 5, फिर लिस्ट एफ 6, लिस्ट जी 7 और लिस्ट एच 8। तो लिस्ट
ए बी सी और डी, 4 लिस्ट ए से लगाकर डी तक लायबिलिटीज में आएगी। डी के बाद में लिस्ट नंबर ई एफ जी एच, वो आगे वाली 4 किस में आएगी? एसेट्स में आएगी। तो वो कौन सी लिस्ट है वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट आपको जो लिस्ट होती है वो होती है, यहां पे मैं लिख देता हूं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड creditors as per list ए लिस्ट के हिसाब से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। कौन सी लिस्ट के हिसाब से? ए लिस्ट के हिसाब से। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वो क्रेडिटर होते हैं जिनके पास में हमने कुछ गिरवी नहीं रख रखा होता है। ओके, बाकी अभी इसकी डिटेल में मैं बताऊंगा आपको और समझाऊंगा कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होते हैं, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यहां आते हैं, असुरक्षित लेनदार बोला जाता है इनको। ओके, इसमें आपको क्या करना होता है? लिस्ट ए के अंदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को लिख देना है। फिर उसके बाद में आपको लिखना होता है फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर। फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। बी लिस्ट में कौन से क्रेडिटर्स होते हैं? क्योंकि क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है। बी लिस्ट में वो क्रेडिटर्स होते हैं जो सिक्योर्ड है, यानी कि उनके पास हमने कुछ गिरवी रख रखा है। तो वो क्या करेंगे? जो हमने गिरवी रखा उस चीज को बेच के अपना सारा पैसा ले लेंगे, तो उनको बी लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है? कुछ चीजें लेस करनी होती है इसके अंदर, लेस, इसमें लेस करनी होती है, कुछ चीजें लेस करनी होती है। लेस करनी होती है इसमें एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटीज। ये प्रैक्टिकली समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको एक बार फॉर्मेट याद कर लेना है। एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है? ओके, इसके बाद में जो बचेगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे लेस अमाउंट ट्रांसफर टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। भाई सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास में मान लेते हैं कोई एसेट गिरवी रख पड़ी है। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपसे मैंने 10,000 का लोन लिया और आपके पास में मैंने 50,000 का मोबाइल गिरवी रख दिया। तो आप क्या करोगे? 50,000 का मोबाइल बेच दोगे और अपने 10,000 काट लोगे, बाकी 40,000 मुझे दे दोगे ना। तो उस 40,000 से मैं क्या करूंगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद में आती है हमारी लिस्ट अगली। नेक्स्ट लिस्ट जो आती है वो समझना। लिस्ट ए को, ए कौन सी है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लिस्ट बी कौन सी है? फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर। और लिस्ट सी जो है वो है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? पार्टली सिक्योर्ड कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे 10,000 रुपए का लोन लिया और आपके पास में मोबाइल रख दिया गिरवी। आपने जब मार्केट जाके उस मोबाइल को बेचा तो उससे केवल आपको 8,000 रुपए मिले। तो अभी भी आप मेरे से 2,000 मांग रहे हो ना, तो आप फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है। आपका पूरा पेमेंट हो ही नहीं पाएगा उस एसेट्स को बेच करके जो मैंने आपके पास गिरवी रखी। तो आप पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर है। ओके, और इसमें से भी हमें लेस करना होता है एस्टिमेटेड वैल्यूज, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। मैंने क्या बोला था? इस साइड में कितनी लिस्ट है? 4, ए बी सी डी। तो ए बी सी 3 हो गई। ए है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, बी है सिक्योर्ड क्रेडिटर, सी है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब आ रही है आपके सामने डी। वो कौन सी है? तो देखिए डी लिस्ट जो है वो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। आप बोलोगे सर ये क्या होते हैं? अभी समझाऊंगा आगे, इसके नोट लिखवाऊंगा मैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन कौन से होते हैं? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट
टी, डी लिस्ट के हिसाब से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अधिकतर जो गवर्नमेंट हमसे पैसा वगैरह मांगती है ना, उसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोला जाता है। ये लिस्ट डी के अंदर इसको लिखना होता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गई आपकी कौन सी, चार लिस्ट हो गई लायबिलिटी साइड की। अब ऐसे के ऐसे चार लिस्ट है एसेट साइड की, वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी है। इसमें सबसे फर्स्ट लिस्ट जो है, अब देखो यहां कौन सी हो गई, ए बी सी और डी। अब कौन सी आएगी, ई एफ जी एच। तो लिस्ट ई कौन सी है, डी के बाद ई। ओके, तो देखिए इसमें आएगा प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ए बी सी डी और ई। ई लिस्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे रखी है, वो लिखनी है। अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। उस प्रॉपर्टी में आता है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये यहां आएगा क्योंकि ये भी एसेट्स होती है ना। इसके अलावा कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड विथ सॉलिसिटर, ठीक है। फिर आएगा यहां पर स्टॉक इन ट्रेड, SIT, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। फिर आएगा इसके अंदर आपके मशीनरी, फिर आएगा इसके अंदर आपका ट्रेड फिक्चर्स, कुछ औजार वगैरह पड़े हैं, कोई फिटिंग का सामान पड़ा है, कोई यूटेंसिल्स पड़े हैं। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन एक्सेट्रा। और फिर आ जाएगा आपका फर्नीचर, फिर आ जाएगा आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIC पड़ी है कोई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और फिर आएगा अदर प्रॉपर्टी, और भी कोई भी प्रॉपर्टी हो सब इसके अंदर आ जाएगी। कौन सी लिस्ट के अंदर, लिस्ट नंबर ई के अंदर। ओके, फिर लिस्ट ई के बाद लिस्ट एफ, यस बिल्कुल। तो देखिए फिर हम यहां लिखेंगे बुक डेप्ट्स, लिस्ट एफ के अंदर आते हैं बुक डेप्ट्स, बुक डेप्ट्स एज पर लिस्ट एफ। अब आप बोलोगे सर बुक डेप्ट्स क्या होते हैं, डेप्ट्स का मतलब यहां पर डेटर से हैं। आप किसी से पैसा भी तो मांग सकते हैं ना, एक बिजनेस के अंदर डेटर भी तो होते हैं। मैं आपका डेटर हूं, मेरा भी तो कोई डेटर होगा, उससे मुझे लेने होंगे ना। हाँ, तो वो कौन कौन से डेटर हो सकते हैं, तीन तरीके के डेटर हो सकते हैं। एक होते हैं गुड वाले, बढ़िया वाले डेटर जो आपको फटाफट पैसा दे देंगे। एक होते हैं डाउटफुल, जिसमें डाउट रहता है कि हो सकता है वो बंदा सामने वाला पैसा दे या नहीं दे। एक होते हैं बैड वाले, बैड डेटर वो होते हैं जिसके पूरे चांसेस होते हैं कि रुपए डूब जाएंगे, सामने वाला खाएगा पैसे नहीं देगा। फिर आ जाता है इसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब वही BR, BR भी डेटर ही होता है और क्या होता है। ओके, ये आ जाएंगे आपके लिस्ट एफ के अंदर। तो ई और एफ दो लिस्ट हो गई, दो बाकी है अभी और, मैं नीचे करवाता हूं आपको। ठीक है, उसके बाद में आगे आएगी आपकी लिस्ट नंबर ई एफ के बाद में जी। अब जी लिस्ट कौन सी है, ये है सिक्योरिटीज ऑन हैंड, सिक्योरिटीज ऑन
हैंड एज पर लिस्ट FG। अब ये सिक्योरिटीज ऑन हैंड कौन कौन सी होती है? तो इसमें सबसे पहले आपको लेना है एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, कि जो सिक्योरिटीज पड़ी हैं उससे आपको कितना पैसा वसूल हो सकता है। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, ठीक है। एक इसके अंदर लेना होता है सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज इन द हैंड ऑफ क्रेडिटर्स, इन द हैंड्स ऑफ क्रेडिटर्स के पास में हमारी कोई सिक्योरिटीज पड़ी है, उन्होंने अपना पेमेंट ले लिया, बाकी का सिक्योरिटीज हमको वो ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गई आपकी सिक्योरिटीज। उसके बाद में लास्ट आपकी जो लिस्ट आती है वो है EFG के बाद में H। ओके, वो कौन सी आती है? वो आती है डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट H। डेफिशिएंसी का मतलब टोटल एसेट बेचने के बाद में सबका पेमेंट तो हो नहीं पाएगा, सारी लायबिलिटी तो हम पे नहीं कर सकते, क्योंकि सारी पे कर सकते तो इंसॉल्वेंटी क्यों होते। तो कुछ पैसा रहेगा जो लोगों को देना था लेकिन हम दे नहीं पाए, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। ये आ जाएगी लिस्ट H के अंदर। ओके, लिस्ट H। और इसी के साथ में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो अभी आपके दिमाग के अंदर अगर एक इमेज बन चुकी है कि भैया ये होता क्या है, मेरे लिए वही काफी है। मैं अभी चाहता हूं बस आपको लिस्ट याद हो जाए, लिस्ट के नाम याद हो जाए बस। उसके बाद डिटेल में तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तभी वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अब रिप्लाई करो आप लोग। फटाफट रिप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे आज डॉक्टर के पास भी जाना है पट्टी करवाने के लिए। सर में जो टाके आए हुए ना, आपको पता ही है। फिर मैंने सोचा क्लास ले लेते हैं, क्लास कैंसिल करना सही नहीं रहेगा, पहले क्लास लेके फिर ही जाते हैं। डॉक्टर साहब को बोला थोड़ी देर वेट कर लेना। डेफिशिएंसी अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है। ये अकाउंट है तो पता ही है डेबिट और क्रेडिट साइड होगी। अकाउंट में तो होती है डेबिट क्रेडिट साइड, है ना। इसका नाम है डेफिशिएंसी अकाउंट। इसके अंदर क्या है? 9 पॉइंट इधर है, 9 पॉइंट्स इधर हैं। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम इधर लेंगे, इधर ले लेंगे हम एसेट्स, इधर ले लेंगे लायबिलिटीज। एसेट्स और इधर ले लेंगे लायबिलिटीज। ये बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें सबसे फर्स्ट हम एसेट लेंगे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज, यानी कि वो संपत्तियां जो लायबिलिटी से ज्यादा है, यानी कि वो संपत्तियां जो लायबिलिटी से क्या है? ज्यादा है। ओके। फिर सेकंड नंबर हम लेंगे एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लायबिलिटी। किसी बंदे की प्राइवेट एसेट भी तो हो सकती है, वो भी लेनी पड़ेगी, और प्राइवेट लायबिलिटी पे कर दो, उसके बाद जो भी एसेट बची हुई है वो यहां आ जाएगी।
थर्ड नंबर हमको लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, जो पूंजी लगाई है उसके ऊपर ब्याज। फोर्थ नंबर लेना है ट्रेडिंग प्रॉफिट, कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ हो आपको तो वो भी ले लेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट। फिर यहां पर लेना है फिफ्थ नंबर प्रॉफिट ऑन स्पेकुलेशन, आपने कोई सट्टा वट्टा खेला उससे कोई प्रॉफिट हुआ वो भी इधर आएगा, प्रॉफिट ऑन स्पेकुलेशन। सारे प्रॉफिट्स इधर आएंगे, उससे फिर लायबिलिटी पे करेंगे। इसके अलावा सिक्स नंबर आएगा लायबिलिटीज वेव ऑफ, लायबिलिटी वेव्ड ऑफ। अब आप बोलोगे ये क्या होता है? ऐसी लायबिलिटी जो आपको पे करनी थी, है ना, और आपने लायबिलिटी वेव्ड ऑफ कर दी, आपकी लायबिलिटी जो है वो वेव ऑफ हो चुकी है, मतलब उसको आपने छोड़ दिया है। ओके। सेवंथ नंबर आएगा लोन फ्रॉम वाइफ, लोन फ्रॉम वाइफ। एट नंबर आएगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया है तो उसका प्रॉफिट। 9 नंबर आएगा डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पता है क्या, मैं बताता हूं ये क्या है, पता है? ये है, ये है, हाँ ये वाली, यहां सबसे लास्ट वाली लिस्ट कौन सी थी? एच, ये डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच, ये वाली डेफिशिएंसी यहां आएगी, यहां लिखनी है, जो कौन सी है? एच लिस्ट वाली, वो यहां लिखनी है। तो 9 पॉइंट इधर आएंगे, फिर 9 ही पॉइंट इधर आएंगे। इसमें सबसे फर्स्ट आएगा एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ओवर एसेट्स। देखो इधर क्या था? एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी, संपत्तियां लायबिलिटी से कितनी ज्यादा है, यहां क्या है? लायबिलिटी संपत्ति से कितनी ज्यादा है, उल्टा है ना, एसेट ओवर लायबिलिटी या लायबिलिटी ओवर एसेट। ओके। सेकंड नंबर आएगा एक्सेस ऑफ प्राइवेट लायबिलिटी ओवर एसेट्स, प्राइवेट लायबिलिटी ओवर एसेट। ये भी देखो उल्टा हो गया, यहां एसेट ओवर लायबिलिटी और यहां प्राइवेट लायबिलिटी ओवर एसेट्स। जैसे यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के यहां नहीं आएगा, लेकिन यहां जैसे फोर्थ नंबर ट्रेडिंग प्रॉफिट था ना, तो इधर आ जाएगा ट्रेडिंग लॉस, ट्रेडिंग लॉस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ नंबर इसमें आएगा ड्रॉइंग। ओके। फिर इसमें आ जाएगा बैड डेप्स, बैड डेप्स। सिक्स नंबर इसमें आएगा, जैसे यहां होता था प्रॉफिट ऑन स्पेकुलेशन, यहां आ जाएगा लॉस ऑन स्पेकुलेशन। इसको आप ऊपर नीचे नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसे ही याद करना आपको लिस्ट वाइज, तो आपका काम ज्यादा है। लॉस ऑन स्पेकुलेशन, यहां लोन फ्रॉम वाइफ, या लोन फ्रॉम वाइफ तो आएगा नहीं, आ जाएगा बिल्स डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, बिल्स डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। और लास्ट है, कुछ रह गया मेरे को लग रहा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अच्छा, इससे पहले ये आएगा, सेवंथ नंबर आएगा, जैसे यहां था ना प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, तो यहां आ जाएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट, लॉस ऑन सॉरी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रियलाइजेशन नहीं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। और उसके बाद में आएगा 8 नंबर बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, बिल्स
डिस्काउंटेड एंड डिसहोनर्ड। और लास्ट नंबर 9 नंबर आएगा आपका ट्रेड एक्सपेंसेस। क्या आएगा? ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ये फॉर्मेट एक बार आप अपने नोटबुक के अंदर बना लेना, तो कुछ चीजें आपको मेमोराइज होगी, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझाने में मुझे थोड़ी हेल्प होगी। ओके, ठीक। अब यहां हम वापस आते हैं इधर, ये डेफिशिएंसी अकाउंट हो गया। अब मैं यहां पर बताता हूं आपको, नीचे वर्किंग नोट्स बनवाता हूं और बताता हूं कि भैया सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होते हैं। ठीक है, तो ओके, एक बार थम्स अप भेज दीजिए जल्दी से, फटाफट। सबसे फर्स्ट आएगा इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। ओके, वेरी गुड, चलिए थैंक यू। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कौन से हैं एज पर लिस्ट? कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है, लोन ऑफ वाइफ, और हो गया आपका बिल्स पेबल। ये सब अनसिक्योर्ड के अंदर आते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब अनसिक्योर्ड में आते हैं। ओके, इसके अलावा कोई वेजेस, या आप कह सकते हैं वेजेस एंड सैलरी भी आएगा, लेकिन उसको मैं बाद में समझाऊंगा। ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। और पार्टली पेड शेयर हेल्ड, पार्टली पेड शेयर हेल्ड करते हो कोई, वो आ जाएगा। इसके अलावा जाएगा अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट गारंटी, अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट गारंटी। ओके, नेक्स्ट नंबर है आपका फिर फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी। वो क्या होते हैं सर? फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, कि भाई फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या क्या होते हैं। ये होते हैं सब अनसिक्योर्ड जो मैंने लिखा है। फुली सिक्योर्ड की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है। द क्रेडिटर्स हु हैव sufficient securities, sufficient securities, sufficient securities against their claim, their claims will be included in this list। मतलब ऐसे क्रेडिटर जो हमसे पैसा मांगते हैं, ड्राफ्ट में एफएफ लिख दिया है, क्या बोल रहे हो साहिल? समझा नहीं मैं। देखो, द क्रेडिटर्स हु हैव सफिशिएंट सिक्योरिटीज अगेंस्ट देयर क्लेम विल बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। मतलब ऐसे क्रेडिटर जो हमसे पैसा मांगते हैं, हम पे क्लेम कर सकते हैं, हम पे दावा कर सकते हैं, लेकिन उनके पास हमारी कोई एसेट पड़ी है, तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पार्टली secured creditors as per list C, partly secured creditor as per list C।
अब एज पर लिस्ट सी पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन से होते हैं? तो देखिए इसकी डेफिनेशन, अनपेड और अनसेटिस्फाइड अमाउंट of the partly secured creditors will be shown in this list. मतलब ऐसे सिक्योर्ड क्रेडिटर जिनका जो अनसेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड क्यों है? क्योंकि उनका पेमेंट पूरा नहीं हो पाया, तो उसको इस लिस्ट में लिखा जाएगा। ओके, तो 3 लिस्ट हो गई। लास्ट आती है आपकी लिस्ट नंबर डी। वो कौन सा था? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है जिसके लिए मैंने ये सब करा रहा हूं, बाकी तो मैं समझाने एज नॉर्मल बताने से चीजें समझ में आ जाती है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन कौन से होते हैं? देखिए, जिनको प्रेफरेंस होती है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, उनको प्रेफरेंस होती है। कुछ चीजों में पूर्वाधिकार होता है, तो पूर्वाधिकारी लेनदार बोलते हैं इसको। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी क्या बोलते हैं? पूर्वाधिकारी लेनदार, इनको पूर्व अधिकार होता है। पहले सिक्योर्ड को पेमेंट किया जाता है, फिर पार्टली सिक्योर्ड को किया जाता है, फिर प्रेफरेंशियल को किया जाता है, एंड में अनसिक्योर्ड को किया जाता है। कल बताया था ना मैंने। ओके, ये होते कौन कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जिसके अंदर कुछ ड्यूज हैं आपकी। कहां से ड्यूज है? गवर्नमेंट कुछ पैसा ड्यू है। किसका? गवर्नमेंट, सरकार का कुछ भी पैसा ड्यू है, गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। अब गवर्नमेंट का क्या पैसा ड्यू हो सकता है? किसी प्रकार का कोई टैक्स है, कोई रेंट है, गवर्नमेंट का कुछ भी टैक्स रेंट वगैरह आपने ड्यू है लोकल अथॉरिटी का, तो वो यहां आएगा। ओके, सेकंड नंबर आता है इसमें सैलरीज एंड वेजेस फॉर द सर्विस rendered for 4 months preceding, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, preceding the date of the presentation of the insolvency petition। अब समझना ही क्या है। ये बोल रहा है ऐसी सैलरी और वेजेस जो पिछले 4 महीने के हैं। कौन से 4 महीने? इंसॉल्वेंसी की पिटीशन जो फाइल करी, इंसॉल्वेंसी के लिए हमने जो केस फाइल किया, उस डेट से पिछले 4 महीने। मान लेते हैं आज अगर मैंने इंसॉल्वेंसी के लिए पिटीशन डाल दी, आज डेट है, आज डेट क्या है? 11 जनवरी 2023। तो 11 जनवरी से पीछे 4 महीने कहां तक जाएंगे? 11 दिसंबर, 11 नवंबर, 11 अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर नवंबर, सॉरी, हाँ, जो भी आप समझ गए ना, पिछले 4 महीने। ओके, 1 महीना हो जाएगा आपका 11 दिसंबर तक, फिर नवंबर तक, है ना, और फिर नवंबर के बाद अक्टूबर सितंबर तक। तो ये जो 4 महीने, इसमें अगर किसी भी एम्प्लॉय का कोई भी वेजेस या सैलरी बकाया है तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा। और 4 महीने से भी पुराना बकाया है तो इन 4 महीनों के अलावा अगर इससे भी पहले का और पुराना है तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और क्या आते हैं इसके अंदर? प्रेफरेंशियल के अंदर और आता है रेंट, और आता है रेंट।
रेंट मतलब आपको पता ही है किराया। रेंट कितना? 1 मंथ का, ओनली 1 मंथ, 1 महीने का किराया अगर बकाया है। कहां से? फ्रॉम डेट ऑफ पिटिशन से। ठीक है, इंसॉल्वेंसी पिटिशन से 1 महीने का अगर किराया बकाया है तो वो कहां आ जाएगा? वो आ जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंदर। पर इसमें भी ध्यान रखना होता है, अगर यहां पर कौन सा एक्ट अप्लाई हो रहा है। अगर एक्ट अप्लाई हो रहा है वो प्रेसिडेंसी वाला, प्रेसिडेंसी वाला कौन सा था याद है ना? 1903 वाला। अगर 1903 वाला रेंट है, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट वाला, तो ये 1 मंथ का रेंट लेना है। अगर 1930 वाला यानी कि वो प्रोविजनल वाला इंसॉल्वेंसी एक्ट लग रहा है तो 1 मंथ का रेंट प्रेफरेंशियल में शामिल नहीं होगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ जितनी भी थ्योरी थी, जितने भी फॉर्मेट्स थे, वो सब मैंने करवा दिए। बताइए कोई प्रॉब्लम?